खूब बतिया लो गधा कहेंगे, खूब बतिया लो। लग रहा है कि ज़िंदगी में कभी मौका नहीं मिलेगा ना। हैं एग्ज़ाम सर पे आया है, जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है ना वैसे वैसे बच्चे का दिमाग एकदम सठिया गया है। फोकस पढ़ाई पे नहीं करना है, क्या बतिया लेते हैं, पता नहीं फिर भेंट होगा कि नहीं। बुआ कॉन्टेक्ट नंबर रख लो, उसके बाद घर पे क्या होगा ना कि पकौड़ी बनाना, आप भोज वगैरह बनाना तो फ़ोन कर देना, बिकॉज आ जाना मेरे पास ना खाने के लिए, खूब बैठ करके गपशप करिएगा। वो लोग कहेंगे लड़कियों से कम नहीं हुआ है, खूब बतिया रहे हैं। अरे कम बतियाओ गधा कहेंगे, सुन लो, पढ़ लो, समझ लो। डाकू की तरह अभी से बन गया ना। पता तुमसे चला है, पता तुमसे चला कि तुम में वो लड़कियों की खूबी है। चलिए देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की जो सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट है, क्रैश कोर्स है, उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। जो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आएगा, ऑब्जेक्टिव के भी रूप में आएगा, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपके क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हाँ, जो नए व्यूअर हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, जब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट की बात करते हैं। आपकी सोच तभी साकार होती है, आपकी सोच तभी साकार होती है जब आप में आत्मविश्वास होता है। याद रखिएगा, कभी भी आपका आत्मविश्वास जब होगा तभी आपकी सोच जो होगी साकार होगी। जो सोच आप एग्जाम में टॉप बनने के बारे में सोचे होंगे, जो सोच आप एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद आप जो नौकरी करने के लिए सोचे होंगे, वो साकार तभी होगी जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। तो याद रखिएगा, आत्मविश्वास के साथ ये पढ़िए ताकि एग्जाम में आपको टॉप करने का मौका मिले। तो चलिए, आज के सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करने जा रहे हैं। और हाँ, यदि आपको आता होगा तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो देखने से कितना फायदा हुआ। तो चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और कुछ बच्चे हमारे ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं, बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बाबू देखिए, बताइए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण कैसे होता है। हाँ बताइए बाबू। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण कैसे होता है। हाँ, लंबवत होता है। कहेंगे क्या कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर जो होते हैं वो लंबवत होते हैं और ये तरंग जो होते हैं संचरण के दिशा के लंबवत होते हैं। याद रखिएगा, ये इस तरह से अगर जाती है, ये हम कहेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं, इसमें एक हमारा ई वेक्टर बन जाता है और दूसरा का जो होता है वो बी वेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है बबुआ? बी वेक्टर बन जाता है और एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत संचरण करते हैं। तो कहेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण कैसे होता है। तो कहेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण, विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत संचरण करते हैं और एक ही दिशा में संचरित करते हैं, एक दूसरे के लंबवत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल का सूत्र तथा मान क्या होता है। ठीक है मुहवा बबुआ खोल लो, इतना ठंडा नहीं लग रहा है, पूरा एकदम मुरेठा बांध लिए हैं एकदम, इतना ठंडा नहीं लग रहा है। हाँ तो देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन जब सूत्र की बात करेंगे तो C = 1/μ0 हो जाता है। याद रखिएगा, C = 1/√μ0 होता है और इसको जब सोल्यूशन करिएगा μ0 और ε0 का मान रख करके वो आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये बताता है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है वो कैसा होता है, तो प्रकाश के तरंग की तरह होता है, प्रकाश के चाल की तरह होता है। ऐ उल्लू कहेंगे। ध्यान से इधर देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता कैसी होती है, क्या होती है। हाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं,
ना, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों लंबवत तरंग संचरण के दिशा में होते हैं। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं तरंग संचरण की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताओं के बारे में बताइए, क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र और विद्युत चुम्बकीय दिशा दोनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और दूसरा गुण है कि मतलब ये प्रकाश की चाल से गमन करता है। हाँ बैठिए, बताइए जी। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसके संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रकाश के वेग से गमन करते हैं। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। कभी कभी 2 नंबर में पूछ देगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विशेषताओं के बारे में बताइए या विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण को बताइए, तो कहेंगे सबसे पहले कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत संचरण करते हैं। ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। इनकी जो चाल होती है प्रकाश के चाल के बराबर होती है। और ये जो होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है बबुआ? अनुप्रस्थ होती है। याद रखिएगा, हम क्या कहेंगे, प्रत्येक त्वरित विद्युत आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और ये तरंगे जो होते हैं प्रकाश के चाल से गमन करते हैं, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इन तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव के रूप में 2 नंबर में पूछ देगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण को लिखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग का विशेषताओं को लिखिए, 2 नंबर में आएगा। तो कम से कम 2 पॉइंट आप जरूर एग्जाम में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम जिससे श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो उसे निकलने वाले एक सातों रंग लाल और नीले सभी रंग दिखाई देते हैं, उससे दृश्य स्पेक्ट्रम। बहुत बढ़िया। देखिए, दृश्य का मतलब जो हम देख सकते हैं, यानी कि जब प्रकाश का जो रंग होता है लाल रंग और बैंगनी रंग के बीच में जितना भी रंग होगा वो सभी जब हम देख पाते हैं तो ऐसे प्रकाश को हम दृश्य स्पेक्ट्रम के रूप में कह लेते हैं। याद रखिएगा, क्या कहेंगे, जब श्वेत प्रकाश में जब स्पेक्ट्रम लाल रंग से बैंगनी रंग के बीच तक सभी रंग हमें आंख से दिखाई देती है, तब इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो हम कहेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अदृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? वैसा स्पेक्ट्रम जिसके सातों रंगों को नहीं रहता है, अर्थात यह फैली जाती है, जिसे देखने के लिए रासायनिक तथा उसके प्रभाव से देखा है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। दृश्य का मतलब कि वैसा स्पेक्ट्रम जो हम देख सकते हैं, लेकिन अदृश्य का मतलब कि वैसा स्पेक्ट्रम जिसे हम नहीं देख सकते हैं। किसको नहीं देखेंगे? तो कहेंगे जो लाल रंग के ऊपर जो तरंगदैर्घ्य होती है वैसे स्पेक्ट्रम को हम लोग देख नहीं पाते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अदृश्य स्पेक्ट्रम जो होती है ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो याद रखिए, क्या कहेंगे, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम जो लाल रंग से ऊपर होती है तथा बैंगनी रंग से जो नीचे होती है, और ये इसको हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं ऐसे, परंतु इनकी जो उपस्थिति होती है वो रासायनिक प्रभाव से जाना जा सकता है और ये जो होती है ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं? अदृश्य स्पेक्ट्रम। ठेठ भाषा में आप समझिए कि अदृश्य स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम है जो दिखाई नहीं देता है, यानी कि लाल रंग से ऊपर का तरंगदैर्घ्य और बैंगनी रंग के नीचे के तरंगदैर्घ्य के रंगों को हम लोग नहीं देख पाते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। अदृश्य स्पेक्ट्रम को सिर्फ और सिर्फ जान सकते हैं ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। औरक्त स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? बोलिए। वह स्पेक्ट्रम जो लाल रंग के ऊपर में ऊष्मीय प्रभाव दिखलाता है उसे औरत स्पेक्ट्रम।
बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। वैसा स्पेक्ट्रम जो लाल रंग से ऊपर बड़ी जो तरंगदैर्घ्य होती है, लाल रंग से जो ऊपर बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है ना, और वो उसमें प्रभाव को उत्पन्न करता है, ऐसे तरंगदैर्घ्य से उत्पन्न होने वाली जो विकिरणें होती हैं वो औरक्त स्पेक्ट्रम कहलाता है। याद रखिएगा, औरक्त स्पेक्ट्रम का मतलब कि लाल रंग से जो बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है जो हम देख नहीं पाते हैं, जिससे कि ओनली हम इसको पता उसमें प्रभाव से कर सकते हैं, इसका पता हम रासायनिक प्रभाव से कर सकते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम को अदृश्य मतलब औरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पाराबैंगनी स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे लाल रंग है तो बैंगनी रंग से नीचे हो जाएगा, यानी कि बैंगनी रंग के नीचे जो छोटी तरंगदैर्घ्य होती है ना, और उसका रासायनिक प्रभाव के द्वारा हम उसे पता कर सकते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम को पाराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम कहेंगे क्या बाबू, बैंगनी रंग से नीचे छोटी तरंगदैर्घ्य का वह भाग जो अंश रासायनिक प्रभाव को दिखाता है पाराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहलाता है। देखिए, पाराबैंगनी स्पेक्ट्रम में रासायनिक प्रभाव के द्वारा हम जान जाते हैं, लेकिन औरक्त प्रभाव में, औरक्त स्पेक्ट्रम में हम लोग उसमें प्रभाव के द्वारा जान जाते हैं। ये तो होता है लेकिन दिखता नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं बाबू, बताइए। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के सभी तरंगों को उनकी आवृत्तियों तथा उनके तरंगदैर्घ्यों के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। देखिए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, जैसे हम लोग प्रकाश का स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे कि जब प्रकाश जो होता है किसी प्रिज्म से होकर के जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो वो श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसे विबग्योर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो जैसे रंगों का स्पेक्ट्रम होता है वैसे ही तरंगों का भी स्पेक्ट्रम होता है। जब सभी तरंग यानी कि 7 तरंग को हम एक उनके वर्णक्रम के अनुसार, उनके तरंगदैर्घ्य के अनुसार अगर हम सजा देते हैं तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद रखिएगा, यदि जो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्ति के आधार पर अगर हम उनको एक क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, जो क्रम प्राप्त होता है उस क्रम को हम लोग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे रंगों का स्पेक्ट्रम होता है बाबू, उसी तरह से चुम्बकीय तरंगों का भी स्पेक्ट्रम होता है। चुम्बकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य और उनकी आवृत्ति के आधार पर उनको एक क्रम में हम सजा देते हैं। जैसे रंगों को एक क्रम में सजा देते हैं, विबग्योर बन जाता है, उसी तरह से तरंगों को एक क्रम में सजा देते हैं जो हमारा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होता है। हाँ, याद रखिएगा, 10 का पावर -14 से लेकर के 10 का पावर -10 मीटर तक होती है। याद रखिएगा, गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है 10 का पावर -14 मीटर से लेकर के 10 का पावर -10 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, गामा किरणों की आवृत्ति परिसर क्या होती है। हाँ, चलिए याद रखिएगा, 3 × 10 का पावर 22 से लेकर के 3 × 10 का पावर 18 हर्ट्ज तक होती है। याद रखिएगा, इसका ठीक ये उल्टा हो जाता है, ये आपका तरंगदैर्घ्य और ये क्या होता है, आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और कब की थी। 1898 में और क्यूरी ने 1988 में। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। कहेंगे बेकुरल ने 1896 में किया था। याद रखिएगा, बेकुरल ने जो गामा किरणें का खोज किया था वो 1896 में किया था, लेकिन क्यूरी उसके ठीक 2 साल के बाद की थी ना, 1898 ईस्वी में। और इसके बाद इन लोगों को नोबेल पुरस्कार 1902 ईस्वी में दिया गया था। याद रखिएगा, गामा किरणों को खोज करने के उपरांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गामा किरणों का उत्पादन कैसा होता है।
हाँ, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, प्राकृतिक एवं रेडियो एक्टिव नाभिकों में विघटन के द्वारा हम गामा किरणें उत्सर्जन कर सकते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व होता है उससे हम अल्फा किरणें को भी उत्सर्जित करते हैं, बीटा किरणों को भी उत्सर्जित करते हैं, लेकिन गामा किरणें कब उत्पन्न होती हैं? जब अल्फा और बीटा एक साथ उत्पन्न होती है तो उसके साथ साथ गामा किरणें भी उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, हम इसको प्राकृतिक में भी कर सकते हैं और रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा हम खुद इसको उत्पादन कर सकते हैं गामा किरणों को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गामा किरणों के गुण को बताइए। रासायनिक प्लेटों को या फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है तथा यह उदासीन होता है, इसका कोई आवेश नहीं होता, इसकी वेधन क्षमता बहुत अधिक है। बहुत बढ़िया, शायद आज हम लोग पढ़े हैं ना। देखिए, गामा किरणों की जो गुण होती है, याद रखिएगा, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, ये अनावेशित होता है। इसकी वेधन क्षमता जो होती है वो एक्स किरणों से भी बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, हम कहेंगे क्या, फोटोग्राफिक प्लेट पर ये रासायनिक क्रिया को प्रभावित करती है। इसकी वेधन क्षमता जो होती है वो उच्च होती है। ये प्रतिदीप्त भी उत्पन्न करता है, स्फुरदीप्त भी उत्पन्न करता है, विवर्तन भी उत्पन्न करता है। ये आवेश रहित होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, आयनीकरण इत्यादि। ये बाबू पीछे वाला लाइट ऑफ कर देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गामा किरणों का प्रयोग जो ऑन होगा, हाँ अब कर दीजिए। गामा किरणों का प्रयोग बताइए। चलिए ध्यान से समझिएगा, कहेंगे यह परमाणु के नाभिक के बारे में सूचना देती है। कोई भी परमाणु की नाभिक कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके बारे में हम पता इस गामा किरणें के द्वारा लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होती है? चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, 10 का पावर -11 मीटर से लेकर के 3 × 10 का पावर -8 मीटर तक होती है इसकी तरंगदैर्घ्य। लेकिन अगर इसका आवृत्ति पूछ देगा तो हम कहेंगे इसकी आवृत्ति 3 × 10 का पावर 19 से लेकर के 3 × 10 का पावर 16 हर्ट्ज तक होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और कब? चलिए याद रखिएगा, एक्स किरणें की खोज जो हुआ था वो रोन्टेंजन ने किया था 1895 ईस्वी में। याद रखिएगा, रोन्टन द्वारा किया गया था, यह 1895 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स किरणों का उत्पादन कैसा होता है बाबू? एक्स किरणों का उत्पादन कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन के तीव्र गति पर लक्ष्य कर रहा है। चलिए ध्यान से समझिएगा, कैथोड किरणें के द्वारा अथवा हम कहेंगे तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी धातु के लक्ष्य पर टकराने से। यदि हम तीव्र इलेक्ट्रॉन को किसी धातु से टकराते हैं तो हमारा एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं और इसके द्वारा ही हम अपना जो शरीर का एक्सरे होता है एक्सरे करवाते हैं। याद रखिएगा, कैथोड किरणें से भी इसको उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स किरणों के गुण को बताइए। एक्स किरणें का सबसे पहला गुण क्या होता है? खड़ा होकर बोलिए बुआ। चलिए देखिए, ध्यान से समझ ही लीजिए, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, यानी कि उस पर रासायनिक क्रिया, और फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक क्रिया के द्वारा ये प्रभावित होता है। कम वेधन क्षमता होती है इसकी प्रतिदीप्त कर सकते हैं, स्फुरदीप्त कर सकते हैं, विवर्तन कर सकते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं होता है और ये आयनीकरण उत्पन्न करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक्स किरणों का प्रयोग कहाँ पे होता है बाबू? एक्स किरणों का उपयोग बहुत बढ़िया, बोलिए। हाँ चलिए ध्यान से समझिएगा, एक्स किरणों का उपयोग जो होता है या प्रयोग जो होता है, हम परमाणु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन कोष होते हैं ना, उनकी संरचना जानने में हम लोग ज्ञात करते हैं कि संरचना कैसा है, कि वो कोई भी परमाणु की संरचना किस प्रकार है, हम एक्स किरणों के द्वारा हम लोग जान लेते हैं। या फिर हम कहेंगे कि जो रोग होते हैं उन रोगों को निदान करने में, जैसे हाथ पैर अगर टूट जाए, शरीर का कोई पार्ट टूट जाए तो उसको हम एक्स किरणें के द्वारा हम पता कर लेते हैं। या कोई अगर सामान लेकर के जा रहा है उसके बारे में पता करना होगा तो उसको भी हम लोग पता कर लेते हैं एक्स किरणें के द्वारा। परावैंगनिक किरणों की तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होती है?
हाँ याद रखिएगा 10 का पावर -8 मीटर से लेकर के 4 × 10 का पावर -7 मीटर तक होती है। ये पाराबैंगनी किरणें का ये तरंगधार्य परिसर है। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस आपके इन फ्यूचर जो भी कंपटीशन का एग्जाम होगा याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पाराबैंगनी किरणों की आवृत्ति परिसर क्या होती है बाबू? चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा 3 × 10 का पावर 16 से लेकर के 8 × 10 का पावर 14 हर्ट्ज तक होती है। याद रखिएगा ये पाराबैंगनी किरणों की जो होती है आवृत्ति परास होती है 3 × 10 का पावर 16 से 8 × 10 का पावर 14 हर्ट्ज तक होती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपके क्लास में तो बहुत बच्चे तेज हैं, फटाफट बोल देते हैं। तो बबुआ जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा ना, जिसके अंदर आत्मविश्वास होगा कि नहीं हम कर सकते हैं, वो पक्का है कि तेज होगा, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ करके तेज हो और चाहे वो ऑनलाइन पढ़ करके तेज हो। इसलिए जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये दिमाग में रख करके देखिए कि इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपको चैप्टर का फर्स्ट बुक का ये लास्ट चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड बुक का जो ऑप्टिक्स है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो याद रखिएगा अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़े, ताकि आपको एक से एक टॉपिक लेकर के आएँ और प्रैक्टिस सेट करवाएं, क्रैश कोर्स करवाएं। और जो बच्चे नए व्यूअर हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 50% वैसे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही को फायदा होगा, क्योंकि तुरंत कोई भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाराबैंगनी किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? न्यूटन। अच्छा, कपड़ा पे सेहुआ गिरा था। पाराबैंगनी किरणें की खोज जो हुआ था वो रीटर द्वारा, और कपड़ा पे जो सेहुआ गिरा था ना बबुआ, नहीं वो न्यूटन थे, याद रखिएगा ना। कपड़ा पे जो सेहुआ गिराए थे वो न्यूटन थे, वो रीटर नहीं थे। तो देखिए पाराबैंगनी किरण की जो खोज की थी वो किए थे वो रीटर थे, और ये 1802 ईस्वी में खोज किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पाराबैंगनी किरणों का उत्पादन कैसे होता है बाबू? सबसे बढ़िया जो होता है वो सूर्य की किरणों के द्वारा जो हमारे पास आती है। सूर्य का किरण जो होता है वो पाराबैंगनी किरण होता है। हम कहेंगे सूर्य के द्वारा, विद्युत विसर्जन के द्वारा, निर्वात में जब स्पार्क करते हैं तो उसके द्वारा पाराबैंगनी विकिरणें उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पाराबैंगनी किरणों के गुणों को बताइए। पाराबैंगनी किरणों के जो गुण होते हैं याद रखिएगा। सबसे पहला कि ये फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक क्रिया करते हैं, ये इनकी वेदन क्षमता बहुत कम होती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, स्फुरदीप्ति उत्पन्न करते हैं, विवर्तन उत्पन्न करते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये आयनीकरण उत्पन्न करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, वायुमंडल में ये ओजोन परत में से अवशोषित भी कर ली जाती हैं। ऐसे बहुत सारे इसके गुण हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पाराबैंगनी किरणों का प्रयोग क्या होता है बबुआ? बोलिए। पदार्थों को संरक्षित करने में तथा अंतरिक्ष लिखावट तथा चिट्ठी पत्रों का कानूनी दस्तावेज को पता लगाने। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए। पाराबैंगनी विकिरणों का जो गुण होता है, प्रयोग होता है, बहुत जगह हम लोग करते हैं। आज के डेट में जो फैशन चल चुका है वो पैकिंग फूड का, आप देखे होंगे कोई भी पैकिंग फूड देखे होंगे 6 महीना साल भर संरक्षित करके रखा जाता है। वो संरक्षित इसीलिए रह जाता है क्योंकि हम लोग उसको पाराबैंगनी किरणें से वो गुजारते हैं ताकि जितने भी बैक्टीरिया हो मर जाएं और लंबे समय तक रहें। तो याद रखिए इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। सबसे पहले
खाने की वस्तुओं को संरक्षण में, कोई भी खाने की वस्तु उसको सुरक्षित प्रदान करने में हम लोग पराबैंगनी विकिरणों को भी यूज करते हैं। अदृश्य दिखाएं, कोई चीज़ लिखावट है उसको पता करने में हम पराबैंगनी किरणों को यूज करते हैं। नकली दस्तावेज, कोई भी नकली दस्तावेज है हम पता कर लेते हैं पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा कि वो नकली है या असली। अंगुली के निशान का पता लगाने में आजकल बहुत एग्जाम में धांधली हो रही है, उसका पता हम लगा सकते हैं इसी पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दृश्य विकिरणों की तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होती है? ध्यान से समझिएगा। 4 × 10 का पावर -7 से 7.8 × 10 का पावर -7 मीटर तक होता है। ए बबुआ आईफोन क्यों चला रहा है बबुआ? एक कहेंगे एग्जामवा के बाद आईफोन चलाना है, समझ में आ रहा है? उन लोग कहेंगे तेज हो गया, सब याद कर लियो, सब तो याद कर लिए तो डांस करने के लिए आए हैं, याद किए हैं तो बताइए, है कि नहीं? चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट, दृश्य विकिरणों की आवृत्ति परिसर बताइए क्या होता है? याद रखिएगा 8 × 10 का पावर 14 से लेकर के 4 × 10 का पावर 14 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य विकिरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने ही इसके बारे में बताया था, क्योंकि न्यूटन ने ये प्रयोग करके बताया था कि हम किसी भी विकिरणों को कैसे देख पाएं। चलिए नेक्स्ट जो होता है, दृश्य विकिरणों का उत्पादन कैसे होता है बबुआ? देखिए, दृश्य विकिरणों का उत्पादन ताप दीप्त वस्तुओं से विकिरित होती है। मान लेते हैं ये आप ट्यूबलाइट देख रहे हैं, इससे जो प्रतिदीप्त उत्पन्न हो रही है इसके द्वारा हम देख पाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दृश्य विकिरणों के गुणों को बताइए क्या होता है गुण दृश्य? हाँ बोले। प्रकाश के जितना भी गुण हैं सब आते हैं दृश्य विकिरण में। कहेंगे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, फोटोग्राफिक प्लेट न को प्रभावित करने वाले, दृष्टि संवेदन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये जितने भी प्रकाश के गुण होते हैं सभी हमारे दृश्य विकिरण में गुण होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दृश्य विकिरणों का प्रयोग कहाँ पे होता है बबुआ? हाँ याद रखिएगा। कहेंगे यह अणुओं की संरचना तथा परमाणुओं के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों के प्रबंधन का पता लगाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रबंधन का मतलब होता है, देखे होंगे कि हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम परमाणु, नियॉन परमाणु, आर्गन परमाणु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन जो भी होते हैं वो सभी के ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन का प्रबंधन होते हैं। उसको पता करने के लिए हम दृश्य विकिरणों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और विकिरणों का तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होता है बाबू? चलिए याद रखिएगा 7.8 × 10⁻⁷ से लेकर के 5 × 10⁻³ मीटर तक होता है। ये आपका तरंगदैर्घ्य परिसर है किसका? तो कहेंगे औरक्त किरणें का। नेक्स्ट की बात करते हैं, औरक्त किरणों की आवृत्ति क्या होती है? देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑफलाइन ये बता रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे जो भी देख रहे हैं वीडियो पे कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिएगा कि आपको कितना जानकारी था और कितना इससे आप सीखे। फीडबैक आप अपना जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है, याद रखिएगा। कहेंगे औरक्त विकिरणों की जो आवृत्ति परिसर होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 6 × 10⁻10 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, औरक्त किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और कब की थी बाबू? कब किया था? कहेंगे क्या कि विलियम हर्शेल के द्वारा 1840 ईस्वी में औरक्त किरणों के खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, औरक्त किरणों का उत्पादन कैसे होता है? स्फुरदूप से ना। कहेंगे पदार्थों के उच्च ताप तक गर्म करने पर, कोई भी पदार्थ को अगर हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो उससे जो प्रकाश निकलती है वो औरक्त किरणें निकलती है। कोई भी आप लोहा को भी गर्म कर दीजिए ना, लकड़ी को भी गर्म कर दीजिए तो उससे जो प्रकाश निकलती है वो प्रकाश जो होती है औरक्त किरणें होती है, औरक्त प्रकाश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, औरक्त किरणों के गुण को बताइए बाबू। औरक्त फोटोग्राफी प्लेटों में कहेंगे क्या
कि ये फोटोग्राफिक प्लेटों पर रासायनिक क्रिया, फिर अधिक वेदन क्षमता होती है, इसलिए परावर्तन हो सकता है, विवर्तन हो सकता है और हम ध्रुवण भी कह सकते हैं। यानी कि औरक किरणों में भी वो सब प्रकाश के गुण होते हैं, प्रकाश के जो भी गुण होते हैं वो औरक किरणों में भी गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, औरक किरणों का प्रयोग क्या होता है बाबू? पौधे घर में इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी पौधा घर होते हैं, पौधों को हम एक घर बना करके प्लास्टिक या शीशे के घर बना करके रखते हैं, उसको संरक्षित करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। पौधा घरों में पौधों को गर्म रखने में, युद्ध क्षेत्र में मान लेते हैं हम लोग कोहरे में भी दुश्मन को मारना होता है तो हम औरक किरणों के द्वारा हम दुश्मन को देख लेते हैं और मारते हैं ना। जितना भी धुंध हो ना, धुंध में भी अपने दुश्मन को देख करके मार सकते हैं, ऐसा होता है। आप देखे होंगे सर्जिकल स्ट्राइक में भी एक से एक इक्विपमेंट लेकर के हमारे फौज जो थे वो गए, पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी थे उन सारे आतंकवादी को मार करके आ गए, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। तो उनके पास स्पेशल गूगल्स थे जिसके ऊपर औरक किरणें निकलने वाली थी, वो औरक किरणों के द्वारा वो सभी जगह देख करके जहां जहां थे दुश्मन सभी को मार गिराए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूक्ष्म या माइक्रो तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होता है? कहेंगे क्या? 1 × 10 का पावर -3 से लेकर के 3 × 10 का पावर -1 मीटर तक होता है। नेक्स्ट सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति परिसर बताइए। सूक्ष्म, चलिए याद रखिएगा 3 × 10 का पावर 11 से लेकर के 1 × 10 का पावर 9 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूक्ष्म तरंगों की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था और कब? हर्ट्ज ने किया था। कब किया था? 1888 ईस्वी में। याद रखिएगा सूक्ष्म तरंगों का खोज हर्ट्ज ने किया था और 1888 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन कैसे होते हैं? स्फुर दीप्त के द्वारा। कैसे होता है? कहेंगे कि स्फुरलिंग विसर्जन के द्वारा, जिसमें स्फुर दीप्त उत्पन्न होता है उसके द्वारा जो होता है सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूक्ष्म तरंगों के गुण को बताइए। क्या होता है गुण? जो भी प्रकाश के गुण होते हैं सभी जो होते हैं ये सूक्ष्म तरंगों के भी गुण पाए जाते हैं। लगभग जो भी आप देखे होंगे चुंबकीय तरंग, वो सभी चुंबकीय तरंगों में प्रकाश के गुण होता है। तो क्या कहेंगे? इसमें भी परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है और विवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जो हम लोग टेलीविजन देखते हैं ना, जो हम लोग रडार सिस्टम यूज करते हैं, जो रेडियो सुनते हैं, सभी में ये सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रडारों में, उपग्रहों में तथा लंबी दूरी वाले जो बेतार जो होते हैं, माइक्रोवेव जो होते हैं, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। हाँ, मोबाइल में भी इसका यूज करते हैं। वही बेतार संचार जो होता है बिना तार वाले संचार में, उसमें इसका यूज करते हैं। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य परिसर होती है। खूब बतिया लो गधा कहीं के, खूब बतिया लो। लग रहा है कि जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलेगा ना। है एग्जाम सर पे आया है, जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है ना वैसे वैसे बच्चे का दिमाग एकदम सठिया गया है। फोकस पढ़ाई पे नहीं करना है, क्या बतिया लेते हैं, पता नहीं फिर भेंट होगा कि नहीं। बुआ कॉन्टेक्ट नंबर रख लो, उसके बाद घर पे क्या होगा ना कि पकौड़ी बनाना, आप भोज वगैरह बनाना तो फ़ोन कर देना, बिकॉज आ जाना मेरे पास ना खाने के लिए, खूब बैठ करके गपशप करिएगा। उन लोग कहेंगे लड़कियों से कम नहीं हुआ है, खूब बतिया रहे हैं। अरे कम बतियाओ गधा कहेंगे, सुन लो, पढ़ लो, समझ लो। डाकू की तरह अभी से बन गया ना। पता तुमसे चला है, पता तुमसे चला कि तुम में वो लड़कियों की खूबी है। चलिए देखिए, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होती है बबुआ? देखिए सब लड़की बता रही है लेकिन गधावा नहीं बता रहा है। हाँ देखिए, डांटने का कुछ असर होता है बच्चों पर, इफेक्ट पड़ता है कि भैया हमको डांट रहे हैं सर, बताना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया है। देखिए 10 का पावर -1 से लेकर के 10 का पावर 4 मीटर तक होता है। ये तरंगदैर्घ्य परिसर होता है रेडियो तरंग का। नेक्स्ट है रेडियो तरंग की आवृत्ति परिसर क्या होती है बाबू?
बहुत बढ़िया। 3 × 10 का पावर 9 से लेकर के 3 × 10 का पावर 4 हर्ट्ज तक होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? कब किया था? याद रखिएगा, रेडियो तरंग की खोज सबसे पहले मार्कोनी ने किया था और 1896 ईस्वी में किया था। जी मार्कोनी कहिए ना, मार्कोनी कहिए, जी मार्कोनी कहिए ना, जो आपको सुविधा लगे वो कहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। रेडियो तरंगों का उत्पादन कैसे होता है बाबू? किसके द्वारा होती है? कहेंगे दोलित विद्युत परिपथ में एलसी दोलन पढ़े होंगे। एलसी प्रकत्व और धारिता के द्वारा जो दोलन से उत्पन्न होती है उसमें रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। रेडियो तरंगों के गुण क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, जो भी प्रकाश के गुण होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण ना, सब इसमें गुण होते हैं। कहेंगे क्या? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है इत्यादि कहेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। सूक्ष्म रेडियो तरंगों का प्रयोग कहाँ पे होता है? रेडियो को सुनने में, टीवी को देखने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उम्मीद है कि ये जो वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो बच्चे इस वीडियो को देखे हुए हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और हाँ, अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते आपको ये जरूर बता करके जाएंगे कि सफल होने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जिंदगी में सफलता प्राप्त करना हो तो आप अपने काम से प्यार जरूर करिए, क्योंकि हमको अपने काम से प्यार है। हम अपने पढ़ाई को प्रति एकदम मतलब श्योर रहते हैं कि नहीं, हमको पढ़ाना है तो पढ़ाना है। चाहे बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देखें या ना देखें, चाहे ऑफलाइन बच्चे कितनों भी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा पढ़ाना एक पैशन है। आपका भी अगर पैशन कुछ है तो उसमें मन लगा करके आगे बढ़िए, यही हम कहेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग इसी तरह से नए नए वीडियो और नए नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।